नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए डिफेंस अपडेट को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब ATAGS जो कि माउंटेड गन सिस्टम है, उसके ट्रायल जल्द होने वाले हैं। इसकी रेंज 45 किलोमीटर होगी। हालांकि 155 mm/52 कैलिबर की जो माउंटेड गन सिस्टम है, ये ATAGS हैवी आर्टिलरी गन पर आधारित है, जिसके अब जल्द ही परीक्षण शुरू होने वाले हैं। हालांकि माउंटेड गन सिस्टम के कई हिस्सों का पहले भी टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब ये जो लाइट ATAGS है, इसको क्रॉस कंट्री ट्रक पर चढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कुछ विशेषताओं में भी कमी आ जाती है। वैसे तो दोस्तों, ये जो माउंटेड गन सिस्टम है, वो अपने टारगेट को सटीकता के साथ भेज सकता है, और इसकी जो अधिकतम रेंज मैंने बताई कि 45 किलोमीटर है, और इसे रेगिस्तान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से ऑपरेट भी किया जा सकता है। दरअसल ATAGS माउंटेड गन सिस्टम को शूट और स्कूटर के लिए एक सिस्टम लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ बख्तरबंद कैबिन दिया गया है, और ये जो ATAGS MGS है, ये ऑटोमेटिक एमुनेशन हैंडलिंग सिस्टम के साथ है, जिसका हाई रेट ऑफ फायर है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने डिफेंस एक्सपो 2022 में एक बंधन समारोह का आयोजन किया, और इस दौरान DRDO ने 13 उद्योगों को DRDO के द्वारा विकसित 10 टेक्नोलॉजी के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 16 लाइसेंस समझौते किए हैं। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की गई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, एमुनेशन, लड़ाकू वाहन, नौसेना प्रणाली और सेंसर आदि इसमें शामिल है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों, ये जो तकनीक DRDO के द्वारा विकसित की गई है, उसे अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की फर्म ऐसा करने में माहिर होती हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघट को लेकर आ रही है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगले साल की शुरुआत में अपनी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SSBN अरिघाट को शामिल करने वाला है। 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, तब से इसके लगातार परीक्षण चल रहे थे। हालांकि वर्तमान में भारत के पास INS अरिहंत एकमात्र SSBN है, लेकिन 6000 टन वजनी अरिघाट 12 K5 सागरिका मिसाइल्स को ले जा सकती है, जिसमें कि 750 किलोमीटर या फिर 3500 किलोमीटर रेंज की K4 मिसाइलें भी शामिल है। भारत का तीसरा SSBN S4 2021 में लॉन्च किया गया था, और चौथा S4 स्टार है, जो अभी विशाखापत्तनम में तैयार हो रही है। और दोस्तों, ये जो S4 SSBN पनडुब्बी है, वो INS अरिहंत और INS अरिघाट से बड़ी होगी। जहां INS अरिहंत में 4 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल ट्यूब्स हैं, तो वहीं S4 में परमाणु मिसाइलों के लिए कम से कम 8 ट्यूब होने की उम्मीद है। और S4 SSBN 8 K4 SLBM और 24 K15 SLBM को ले जाने में सक्षम होगी, यानी कि INS अरिहंत से लगभग 2 गुना। यही नहीं, इसके अलावा भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बियां यानी कि SSN के निर्माण के लिए भी मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपने 3 ATGMs को लॉन्च किया है, और कहा जा रहा है कि ये उनके बिल्कुल नए उत्पाद है। BDL का कहना है इनमें से एक MBT अर्जुन के लिए टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल संग्रामिका है, दूसरी है लाइट वेट व्हीकल माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम संहारिका, और तीसरी है आर्मर्ड व्हीकल माउंटेड लेजर गाइडेड शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 201 Gen 3 नाइट विजन गॉगल्स के लिए, जिनका इस्तेमाल ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में किया जाएगा, जिन्हें कि भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है, और इनका इस्तेमाल रात के समय ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो नाइट गॉगल्स होंगे, इनकी बैटरी लाइफ 3 घंटे तक होनी चाहिए। साथ ही इसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल और ब्राइट सोर्स प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। सेल्टम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया और इंडिया स्पेन की कंपनी ने एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत ये दोनों ही मिलकर हाई एंड स्पेस रडार सिस्टम को तैयार करेंगी भारत सरकार के लिए। MOU के अनुसार ये जो लॉन्ग रेंज रडार होंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इनके लिए स्पेस एप्लीकेशन भी तैयार होगी, जो कि स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स और डिब्रीज को, यानी कि जो स्पेस डिब्रीज हैं, उन्हें स्पेस में ट्रैक कर सकेंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं, तो वो अडानी डिफेंस को लेकर आ रही है। अडानी डिफेंस के बारे में मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि वो अगले साल अपनी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को नए सुधारों के साथ पेश करेंगे, जो कि प्रोडक्शन वेरिएंट होगा। यानी दोस्तों, इसके अलावा अडानी डिफेंस ने अपनी 4 किलोमीटर रेंज वाली UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल को भी तैयार कर लिया है, जिसे डिफेंस एक्सपो में भी दिखाया गया। इसे आर्चर ड्रोन में लगाया जा सकता है, और इसके जरिए दुश्मन के टैंक, बंकर और जो फास्ट मूविंग टारगेट्स होते हैं, उन्हें तबाह किया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कावेरी ड्राई इंजन को
रूस रवाना कर दिया है, जहां पर इसका पहला सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसे IL क्षेत्र फ्लाइंग टेस्ट बेड में लगाया जाएगा, वो भी फ्लाइट ट्रायल्स के लिए। और इस इंजन की सफलता के बाद इसे भारत के अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल, जो कि 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन से ऑपरेट होगा, उसमें लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत डायनेमिक्स इजरायली लोरा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भारत में बनाना चाहती है। लोरा, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है और ये 600 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, और ये सिंगल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड जो कि मल्टीपल सबमिशन के साथ होगा। इसे जमीन और समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो कि दुश्मन के स्ट्रैटेजिक टारगेट को भेज सकता है, और इसे मैरीटाइम और मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। लोरा एक सील्ड कैनिस्टर में होती है, जिसमें कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी कम होती है, और इसकी शेल्फ लाइफ 7 सालों की है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, जिसे कि ITCM कहते हैं, वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसमें कि अब मानिक इंजन से 1000 किलोमीटर वाली निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा अगले कुछ महीनों में। आपको बता दें कि 8 मानिक इंजन तैयार हो चुके हैं, जिनका इस्तेमाल जमीन आधारित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के परीक्षण में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2023 में इसके परीक्षण शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी ज्यादातर जो तकनीक है वो वैलिडेट हो चुकी है, और 2026 तक इसके सारे यूजर कम डेवलपमेंट ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से नोट ऑफ वार्निंग जारी की है, जो कि 10 नवंबर से 11 नवंबर 2022 के बीच है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर रखी गई है। अब ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। K5 SLBM, जिसकी रेंज 6000 किलोग्राम है और ये 2000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO और L&T का जो लाइट टैंक प्रोटोटाइप है वो अगले साल सामने आ जाएगा, लेकिन अब DRDO और L&T के इस लाइट टैंक को एक कड़ी चुनौती मिलने जा रही है भारतीय सेना के स्टैंडर्ड में, जिसे कि इजराइल की एल्बिट सिस्टम दे रही है, जिन्होंने अपने 120 mm लाइट टैंक को डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किया है। कहा जा रहा है कि ये साबरा लाइट टैंक और उनके मेरकावा मार्क 4 टैंक पर आधारित है। वहीं दोस्तों, भारत फोर्स भी इस मामले में पीछे नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने लाइट टैंक को भी डिफेंस एक्सपो में दिखाया था। भारत फोर्स भी कह चुका है कि उनकी कंपनी अगले 1 साल में इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लेगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ने अपना पहला F-15EX फॉर्मर असेंबली को पूरा किया है बोइंग के लिए, जो कि एक पहला एरोस्ट्रक्चर है इस लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस F-15EX का, जो भारत में बना है। आपको बता दें कि बोइंग ने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। दोस्तों, इसके पहले एरोस्ट्रक्चर का पूरा होना एक बड़ी मील का पत्थर साबित होगा, वो भी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत में अब नाटो की राइफलें तैयार होंगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि गुजरात के राजकोट में 2023 के अंत से नाटो की सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार तैयार होंगे, और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने वाली है प्रीति पटेल, जिसके लिए प्रीति को हथियार बनाने का एक जरूरी लाइसेंस भी मिल गया है, और राजकोट में यह मैन्युफैक्चरिंग लगने जा रही है। साथ ही इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्देश्य भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की यूनिट में नाटो के सर्टिफाइड हथियार तैयार होंगे। ऐसे में दोस्तों, नाटो की सेना में आने वाले दिनों में मेड इन इंडिया राइफलें गरजेंगी। कहा जा रहा है कि इसके लिए प्रीति पटेल 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि वे पिस्टल के साथ असॉल्ट राइफलें भी यहां तैयार करेंगी, जिसके लिए नाटो के इस्तेमाल में लाई जाने वाले हथियारों को बनाने का लाइसेंस भी मिल चुका है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है, जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि चाइना से आ रही है। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे ताकतवर नेता बन जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि वे अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आज एक मामला बहुत ही चौंकाने वाला भी सामने आया, जिसमें कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को पार्टी कांग्रेस से जबरन निकाले जाने का मामला सामने आया। पूरी दुनिया में इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं वहां जाकर। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बगल में बैठे हुए थे। पहले तो एक गार्ड जिनताओ के हाथ को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। जब जिनताओ ने विरोध किया तो गार्ड चंद पलों के लिए पीछे चला गया। इस दौरान हु जिनताओ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कुछ कागज उठाने की कोशिश भी की, लेकिन शी जिनपिंग ने उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन बाद में उसी गार्ड ने जिनताओ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बाहर लेकर चला गया। हालांकि दोस्तों, जिनताओ बेहद कमजोर हो चुके हैं, करीबन 80 साल के वो होने वाले हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण क्या है वो भी जल्द ही सामने आ जाएगा। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के पहली बार राष्ट्रपति बनने के दौरान हु जिनताओ ने ही विरोध की आवाज बुलंद की थी, और इसी का बदला शी जिनपिंग ने बखूबी लिया है।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको मालूम चल चुका होगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, लेकिन अब भारत यहां पर चुप बैठने वालों में से कहां है। भारत ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराए जाने के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद भारत ने FATF को फिर से मुंबई आतंकी हमले में शामिल आतंकियों से अन्य कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी किया है। यानी कि दोस्तों भारत ने भी यहां पर साफ तौर पर विरोध अपना दर्ज करा दिया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का सबसे भारी रॉकेट जियो सिंक्रोनाइसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV मार्क 3 कमर्शियल मार्केट में डेब्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 23 अक्टूबर को यह ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के लिए 36 सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेगा। इसरो अब तक 345 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। इन सभी सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस रॉकेट की विश्वसनीयता और किफायती होने की वजह से दुनिया भर में अपनी एक अलग साख है। यहां तक कि इसरो के ज्यादातर मिशनों में PSLV का ही इस्तेमाल होता है। वहीं GSLV मार्क 3 का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। इसने अब तक के सभी 4 मिशनों को पूरा किया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।